सर्वप्रथम में आपका स्वागत है। सर्व का अर्थ है सब कुछ और प्रथम का अर्थ है प्रारंभ। ये चैनल हमारे यात्रा का आरंभ है, जहां हम आत्मा, धर्म और जीवन के मूल सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, योग और ध्यान के माध्यम से जीवन को सही दिशा देने वाले ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इस व्याख्यान में हम ऋग्वेद के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करेंगे। यद्यपि ऋग्वेद कोई भूगोल ग्रंथ नहीं है, फिर भी इसमें नदियों, प्रदेशों और प्राकृतिक परिवेश से जुड़े अनेक संकेत मिलते हैं। इन संकेतों के आधार पर हम उस क्षेत्र को समझ सकते हैं जहां प्रारंभिक वैदिक समाज विकसित हुआ। ऋग्वेद से संबद्ध सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक संकल्पना है सप्तसिंधु क्षेत्र, अर्थात 7 नदियों की भूमि। इसे प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है। एक वैदिक अध्ययन में भूगोल का महत्व। इतिहास के अध्ययन में भूगोल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी सभ्यता का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास उसके प्राकृतिक परिवेश से गहराई से जुड़ा होता है। ऋग्वेद के संदर्भ में भूगोल विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष काल संकेतों का अभाव है। नदियों और प्राकृतिक विशेषताओं के उल्लेख हमें वैदिक समाज के भौतिक परिवेश को समझने में सहायता देते हैं। 2 सप्तसिंधु शब्द का अर्थ। सप्तसिंधु शब्द 2 भागों से मिलकर बना है। सप्तसात, सिंधु नदी। ऋग्वेद में सिंधु शब्द का प्रयोग विशेष रूप से सिंधु नदी के लिए हुआ है, परंतु व्यापक अर्थ में यह नदियों के समूह को भी दर्शाता है। इस प्रकार सप्तसिंधु का आशय 7 प्रमुख नदियों से सिंचित क्षेत्र से है। 3 सप्तसिंधु की 7 नदियाँ। अधिकांश विद्वानों द्वारा सप्तसिंधु की जिन नदियों की पहचान की जाती है वे निम्नलिखित हैं। सिंधु इंदस, सरस्वती, वितस्ता झेलम, असिकनी चिनाब, परुष्णी रावी, विपाशा व्यास, शतुद्री सतलुज। ये नदियां उत्तर पश्चिम भारत और वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रवाहित होती थीं और वैदिक समाज के जीवन का आधार थीं। 4 सरस्वती नदी का विशेष स्थान। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख अत्यंत गौरवपूर्ण रूप में हुआ है। इसे विशाल, प्रवाहमान और जीवनदायिनी नदी के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद के मंत्रों में सरस्वती को नदियों में श्रेष्ठ बताया गया है। यह वर्णन उस काल की ओर संकेत करता है जब सरस्वती नदी पूर्ण रूप से प्रवाहित थी। 5 नदियां और वैदिक अर्थव्यवस्था। ऋग्वैदिक समाज की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी, परंतु नदियों का महत्व केवल जलस्रोत के रूप में ही नहीं था। नदियां कृषि, पशुओं के पालन, दैनिक जीवन और यज्ञीय गतिविधियों के लिए आवश्यक थीं। साथ ही वे प्राकृतिक सीमाएं और संपर्क मार्ग भी प्रदान करती थीं। 6 नगरों का अभाव और ग्रामीण जीवन। ऋग्वेद की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें बड़े नगरों या विकसित शहरी सभ्यता का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। यह तथ्य संकेत करता है कि ऋग्वैदिक समाज मुख्यतः ग्रामीण और पशुपालक था, जहां बस्तियां प्रायः नदियों के किनारे स्थित थीं। 7 ऋग्वैदिक भूगोल और ऐतिहासिक निष्कर्ष। ऋग्वेद में वर्णित भौगोलिक संकेतों को यदि पुरातात्विक और पर्यावरणीय अध्ययनों के साथ जोड़ा जाए तो वैदिक सभ्यता के विस्तार को समझा जा सकता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि सप्तसिंधु क्षेत्र वैदिक संस्कृति का प्रारंभिक केंद्र था, जहां से यह संस्कृति धीरे धीरे पूर्व की ओर विस्तारित हुई। इस प्रकार ऋग्वेद का भौगोलिक परिप्रेक्ष्य हमें प्रारंभिक वैदिक समाज के प्राकृतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। सप्तसिंधु क्षेत्र केवल एक भौगोलिक संकल्पना नहीं, बल्कि वैदिक सभ्यता की आधारभूमि का प्रतिनिधित्व करता है। अगले व्याख्यान में हम ऋग्वैदिक समाज और संस्कृति पर विस्तार से चर्चा करेंगे।